वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन जो कि आगामी 24 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है। इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके आज से प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 जो कि नया बुक मार्केट में आया है उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किया जा रहा है। आज प्रैक्टिस सेट 1 लेकर उपस्थित हूँ। 100 प्रश्नों का ये सेट होगा जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है 60-65 नहीं, क्योंकि जो सेट का लेवल है उसके अकॉर्डिंग 60 ही रखा गया है और वैसे भी आज इसका पहला सेट है। तो देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग 60 को क्रॉस कर पाते हैं। उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग कर लेंगे। हर एक सेट का अपना अपना विशेषता होता है। जब आप प्लेटफॉर्म के सेट को बनाते हैं तो आपके साइंस लेवल का क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन के लेवल पर ही हम ऑप्शन से डिफरेंट जो है कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि संडे को आपको एक हिंदी का सेट भी लाया जाए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है यह किसने कहा था? जीन बोंदा, हॉब्स, रूसो या फिर बिलोवी? इस तरह के प्रश्न आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री से हैं एक दो क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अच्छी बात है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीन बोंदा। जीन बोंदा जो थे फ्रांस के एक लेखक थे, चिंतक थे। इन्होंने संप्रभुता राज्य की पूर्णता के बारे में कहा था। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, ठीक है ना, जीन बोंदा के द्वारा। तो उन्होंने उसमें ही इन्होंने संप्रभुता के बारे में कहा था कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य या संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदातागण? तो इसका चुनाव करता है पंचायत समिति के सदस्यगण करते हैं, जिसको हम लोग प्रमुख बोलते हैं। प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के सदस्य करते हैं और ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किसकी संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? पॉल LP रिपोर्ट, राजमन्ना रिपोर्ट या फिर करारोपण प्रणाली, जांच आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही संबंध हो जाएगा राजमन्ना आयोग से। 1969 में इसका गठन हुआ था और 1971 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका का सर्वोच्चता, संघ और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन और एकीकृत नागरिकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, संघ और राज्यों के सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन। देखिए संघीय व्यवस्था की बहुत सारी संघीय सरकार की बहुत सारी व्यवस्था होती है जिसमें कि आपको संघ एवं राज्यों के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन की सबसे पहली विशेषता होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषित है। आपको अनुच्छेद 38 के तहत कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की जा रही है। तो इसमें क्या मूलतः संश्लेषित है? उदारवाद और साम्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद, आदर्शवाद और व्यक्तिवाद, फांसीवाद। तो उदारवाद और समाजवाद इन मूल्यों को समावेशन है आपको कल्याणकारी राज्य में। अगला प्रश्न देख लीजिए। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाअभियोग क्या है? न्यायिक प्रक्रिया, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया या फिर अर्धवैधानिक प्रक्रिया? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग की प्रक्रिया चलती है, तो ये इसको बोला जाता है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ठीक है ना। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना चाहिए कि आप पर महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है ना। और जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? 245, 246, 4, 5, 141, 142, 56 और 57? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 245 और 246। आपको बता दूं कि केंद्र राज्य संबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 11 में है। इसमें आपको अनुच्छेद 243 से लेकर के 263 के बीच में इन चीज़ का बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है केंद्र राज्य संबंधों में, ठीक है ना। 245 से 246, ठीक है ना। 245 से 263 के बीच में इसका विवरण किया है। 245 से 263 के बीच में इसका विवरण किया गया है, ठीक है ना, भाग 9 में। तो इसी के अंतर्गत आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 245 और 246 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश के बारे में कहा गया है कि वहाँ कोई भी संविधान नहीं है? स्विट्जरलैंड, रूस, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन और ग्रेट ब्रिटेन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में ना कोई लिखित संविधान नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पर कोई संविधान नहीं है। और विश्व का इकलौता देश है जिसमें संविधान का निर्माण ना तो किसी योजना अनुसार हुआ है और ना ही इसे लिखित स्वरूप दिया गया है, ठीक है ना। और वही प्रश्न आपको पूछ देगा कि सबसे पहले लिखित संविधान कहां पर होगा? तो वो हो जाएगा आपका USA में। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संघ सूची में शामिल नहीं है? प्रतिरक्षा, रेल, निर्वाचन और शिक्षा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा। आपको पता है कि शिक्षा 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसको संघ सूची से हटा करके संवर्धित सूची में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया, विल टू पावर, MK गांधी हिंद स्वराज और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल? इसको हम लोग देखते हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इसके ये लेखक नहीं होंगे। इसके लेखक हो जाएंगे अमिताभ भट्ट। और मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म, इसके एक और लेखक हैं, वो है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया द्वारा ही सेम, राम मनोहर लोहिया और अमिताभ भट्ट द्वारा सेम शीर्षक से पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इनका सही मिलान नहीं होगा। बाकी राम मनोहर लोहिया विल टू पावर, एम के गांधी हिंद स्वराज और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, इन सब का ये सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 है कि राजनीति से तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी और इंगित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 51। तो आपको पता है कि राजनीति से तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो राज्य वो प्रावधान करेंगे। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। 51 की बात कीजिएगा तो 51 अनुच्छेद 51 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में अभिवृद्धि करता है। 49 बोलता है कि मतलब कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है। और 26 बोलता है कि धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन और उसका विकास की बात करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 38 की सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसको बोला जाएगा? तो अनुच्छेद 38 को बोला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं नियुक्त होते हैं, और ये सवाल आपको बिहार SI 2440 मेंस में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में निम्न से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या का निलंबन किया जा सकता है? 359, 369, 364 या फिर 174। आपको पता है कि आपातकाल जब लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको, यानी कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपको है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 14, निम्नलिखित में से कौन संसद की किसी भी सदन के कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? उपराष्ट्रपति, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या फिर मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत अटॉर्नी जनरल जो है संविधान मतलब कि संविधान मतलब कि किसी भी संविधान में जो भी चल रहा है या संसद की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें मत नहीं दे सकता है। वहीं इसकी जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन पर 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना दी गई थी। इसी को आपको काकोरी कांड कहा जाता है। लेकिन इसमें चंद्रशेखर आज़ाद को जो है कोई भी सज़ा नहीं हुई थी, ये सज़ा से बच गए थे, ठीक है ना, सॉरी फांसी से बच गए थे ये, बाकी लोगों को फांसी हो गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हम्फी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का, उदयन और शिशुनाग, देव बर्मन और वन्य या फिर महेंद्र वर्मन और सिरमर? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर बुक्का, विजयनगर साम्राज्य। आपको पता है 17 भक्ति आंदोलन में निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या फिर वल्लभाचार्य? जो ये ये जो आपको नामदेव थे वो भक्ति आंदोलन के एक संत थे और ये महाराष्ट्र से इनका संबंध था और इन पर जो है इस्लामिक जो मतलब कि नायकों था उनका प्रभाव था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन उग्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक या फिर लाला लाजपत राय? जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये नरमवादी दल से थे, इसलिए इनका संबंध उग्रवादी राष्ट्रवादी नेताओं से नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, संख्या दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम, जैमिनी, कपिल या फिर पतंजलि? जो कपिल थे, यानी कि कपिल मुनि द्वारा संख्या दर्शन का प्रतिपादन किया था, वहीं गौतम के द्वारा आपको न्याय दर्शन का, न्याय मीमांसा का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रुपयक, साकर्ण, दिनार या फिर पन? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रुपयक। और जब पन का संबंध बात कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपको मौर्य साम्राज्य द्वारा जारी किए गए सिक्कों से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इतावली यात्री, वह इतावली यानी कि इटालियन जो यात्री था जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसनीय विस्तृत वर्णन किया है? मार्को पोलो, निकोलस कांटी, बारबोसा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, निकोलस कांटी। ये इटली के थे और देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। वहीं देवराय द्वितीय की बात कीजिएगा, देवराय द्वितीय, तो देवराय द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने सेना में 2000 तुर्की धनुर्धारियों को शामिल किया हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? गुरु अमरदास, मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा और गुरु गोविंद सिंह मंजी? तो गुरु अर्जुन देव जो थे ये आदि ग्रंथ, इनका रचना बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वें गुरु थे, 1904 में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और यहाँ पे बाकी जो मिलान है वो गलत हो जाएगा। मीरी और पीरी जो हो जाएंगे 6ठे गुरु गोविंद से हो जाएंगे, मीरी पीरी, ठीक है ना। और दल खालसा आपको पता है कि गुरु गोविंद से हो जाएंगे, तो इस तरह से अगला हो जाएगा। अगला देख लीजिए, जियांतारा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या फिर मिजोरम में? जियांतारा आंदोलन जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है मणिपुर में, ठीक है ना,
मणिपुर में किया गया था। यदुनाग नागा के नेतृत्व में जयंतारा आंदोलन चलाया गया था। मणिपुर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अभी हाल ही में कालांतर में जयंतारा आंदोलन को गोंडुलियो के नाम से जाना जाता है। गोंडुलियो को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। और अभी हाल ही में जो है अमित शाह के द्वारा वहाँ पे रानी गोंडुली के मतलब की स्मृति में एक जो है संस्थान का वहाँ पे उद्घाटन किया गया। तो जयंतारा आंदोलन का संबंध मणिपुर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 24 का, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होगा प्रथम मराठा युद्ध से सम्मिलित नहीं है। जो हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था 1775 से लेकर के आपको 82 में, ठीक है ना। कान्यगुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कुंभोज, कन्याकुमारी, कन्नौज या फिर कांचीपुरम? इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज का। 26 मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर उत्तर भूमि? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से दिए गए कूट को सही काल अनुक्रम में सजाना है। सबसे पहले क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो जाएगा 29 मार्च 1931 को, ठीक है ना। और आपका हो जाएगा द्वितीय गोल मिले सम्मेलन हो जाएगा 7 सितंबर 1931 से हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न देख लीजिए, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा सुल्तान के बीच में, विजयनगर और बहमनी राज के बीच में, विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच में, या शेरशाह और हुमायूं के बीच में? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि ये 23 जनवरी 1965 को 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और इसमें विजयनगर, बाजीपुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना शामिल थी। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1913, 1920, 1922 या फिर 1936? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1913 में दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। 18 अप्रैल जो हुआ था 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, विनोबा भावे के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपको साइंस का प्रश्न शुरू हो रहा है। देखिए 4D, 5P, 5F और 6P में घटती ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कि सबसे पहले ज़्यादा जिसका ऊर्जा है वो, और फिर उसके बाद कम कम करके जाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा 5F का होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे n+1 की बात कीजिएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की मान। फिर n+L की बात कीजिएगा तो फिर उसके बाद 6P में हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 5P में आपको 6 हो जाएगा और 4D में 6 हो जाएगा। तो इस आधार पर इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई बंध कितने होते हैं? ओजोन जो होता है O3 होता है, आपको पता है ना, O3। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से इसका बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपको सिग्मा, ये भी हो गया सिग्मा और ये हो गया पाई। तो 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। इस आधार पर इसका जो हो जाएगा 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और ओजोन का खोज किसने किया था? तो एस्कॉन बिन ने किया था, ठीक है ना, एस्कॉन बिन ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में से किसका पृष्ठ तनाव अधिक है? C6H6, C2H5OH या CH3OH? H2O का जो पृष्ठ तनाव होता है विकल्प के अनुसार सर्वाधिक है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 34 देख लीजिए, एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन करेगा किस दशा में? उच्च ताप एवं निम्न दाब पर, निम्न ताप उच्च दाब पर, उच्च दाब उच्च दाबों पर या फिर निम्न ताप उच्च दाब पर? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उच्च ताप एवं निम्न दाब पर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा उच्च ताप एवं निम्न दाब पर। और यहीं पर आदर्श गैस में आपको क्या हो जाएगा? PV = nRT जो फॉर्मूला होता है ये उच्च ताप एवं निम्न ताप पर होता है, सॉरी उच्च ताप एवं निम्न ताप, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? संश्लिष्ट रेजिन, कैल्गोन, क्लार्क या फिर आयन विनिमय विधि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लार्क विधि, ठीक है ना। क्लार्क विधि या फिर आपको उबाल करके जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, ठीक है ना। क्लार्क विधि में क्या किया जाता है कि पानी में जो होता है चूने का पानी यानी कि CaOH का होल 2 को मिला दिया जाता है, ठीक है ना। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को छानकर कठोरता को हटाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे हमको चूज करना है कि मतलब कौन सा जो पदार्थ का बनता है वो किस विधि से बनता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि से बनेगा? तो संपर्क विधि से बनेगा, ठीक है ना।
और देखिए स्टील, स्टील क्या हो जाएगा, तो बेसमर विधि से। चलिए अगला देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा, सोडियम एस्टर ली ब्लांक प्रक्रम, ठीक है ना। और अमोनिया, अमोनिया क्या हो जाएगा, तो हैवर प्रक्रम हो जाएगा। तो इस आधार पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या है, निम्न में से अनावश्यक एमिनो क्या है, एलानीन, लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन या फिर एलानीन, ठीक है ना। तो वे अमीनो अम्ल जो मानव शरीर हेतु अनावश्यक हैं, ऐसे अमीनो अम्ल की संख्या 11 है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा एलानीन हो जाएगा। चल ठीक है, एलानीन हो जाएगा, एलेनिन पहले आएगा, फिर सेरीन भी आता है, लेकिन यहाँ पे ल्यूसीन है तो ल्यूसीन आवश्यक हो जाएगा, ठीक है ना। और इस आधार पे आपको पीटी में सवाल पूछा जा चुका है 2213 पीटी में, ठीक है। अगला देख लीजिए, जैव निम्नीकरण बहुलक कौन सा है, बूना एस, नायलॉन 66, नायलॉन 2, नायलॉन 6 या नायलॉन 6। तो जो जैव निम्नीकरण होता है वो नायलॉन 2, नायलॉन 6 होता है, ठीक है ना। किसी सतह पृष्ठ पर किसी द्रव का गीला होना मुख्यतः निर्भर करेगा श्यानता पर, पृष्ठ तनाव पर, घनत्व पर, पृष्ठ तनाव और द्रव के बीच स्पर्श कोण पर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव और द्रव के बीच स्पर्श कोण पर किसी पृष्ठ सतह का जो है द्रव द्वारा गीला होना निर्भर करेगा। अगला देख लीजिए, एक चालक के कुछ आवेश किया जाता है तो उसका विभव क्या होगा, सतह पर अधिकतम होगा, केंद्र पर अधिकतम होगा, संपूर्ण चालक पर एक समान होगा, सतह एवं केंद्र के मध्य कहीं पर भी अधिकतम होगा। तो संपूर्ण जो होगा चालक पर एक समान हो जाएगा, ठीक है। 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ जो है सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है, फ्यूज, चालक, प्रेरक या स्विच। तो फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। 42 वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का, क्रमानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा संरक्षण का, क्रमानुसार आवेश संरक्षण का, क्रमानुसार ऊर्जा और वैद्युत आवेश के संरक्षण का। तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि जो है ऊर्जा का संरक्षण होगा और फिर वैद्युत आवेश का संरक्षण होगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे होगा क्रमानुसार वैद्युत आवेश का पहले संरक्षण होगा, फिर ऊर्जा का संरक्षण होगा, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम हो जाएगा और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऊर्जा संरक्षण का हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय नियम को लूप लॉ भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं, और सॉरी जिसको हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। पहला तो विद्युत आवेश हो गया और दूसरा जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसको लूप लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबित दिशा में गति कर रहा है, तब क्या होगा। इस कंडीशन में जो हो जाएगा कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी, कण की चाल परिवर्तित रहेगी या फिर वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक ही काल में परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं, एक ही काल में परस्पर समानांतर होते हैं, एक ही काल में और परस्पर लंब दिशा में होते हैं, विपरीत काल में और विपरीत समानांतर होते हैं। तो एक ही काल में परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं। 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है ना। ई जो हो जाएगा वो सी बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंद्रधनुष के संबंध में हमको गलत यहाँ पर कथन चुनना है। इंद्रधनुष जो है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन का संयुक्त प्रभाव है। जब किसी जल की बूंद की प्रकाश की किरणों 2 बार आंतरिक परावर्तित होती है तो कोई द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, ये बात भी सही है। ऊपर का वाला भी सही है। द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम उत्क्रमित होता है, ये भी सही है। कोई प्रेक्षेप इंद्रधनुष तब दिख पाता है जब सूर्य उसके सामने हो, नहीं विपरीत होता है तभी दिखता है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। कौन सी घटना प्रकाश के कणीय प्रकृति को दर्शाता है। आपको पता है कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, ठीक है ना। तो एक वेव का भी होता है और एक आपको पार्टिकल का भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखना है कि कौन सा जो है कणीय प्रकृति को दर्शाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, व्यतिकरण, अवतरण या फिर ध्रुवण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना प्रकाश के कणीय प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है ना। और प्रकाश के कणीय सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था और जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सहायता से आइंस्टीन ने सिद्ध किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले एक फोटोन का संवेग क्या होगा। देखिए, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन का संवेग जो हो जाएगा 5 के पावर 10⁻⁻22 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बनाने की बात कीजिएगा तो इसके लिए क्या होगा, फोटोन का संवेग जो ऊर्जा तो यहाँ पर दिया गया है E= 1 MV इलेक्ट्रॉन दिया गया है। फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, फोटोन की ऊर्जा और फोटोन का जो होगा संवेग हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 3 × 10⁻8 हो जाएगा। इसको आप करते रहेगा तो आपका उत्तर ऑप्शन डी आ जाएगा, 5 × 10⁻22 हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला प्रश्न की साउथर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है। आरएनए की पहचान हेतु आरएनए प्रोब, आरएनए की पहचान हेतु डीएनए प्रोब, प्रोटीन की पहचान हेतु नामांकित एंटीबॉडी प्रोब या डीएनए खंड की पहचान हेतु
डीएनए और आरएनए प्रॉब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए और आरएनए प्रॉब किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? साउदर्न ब्लॉटिंग का जो प्रयोग किया जाता है ये एड्स रोग की स्थिति का परीक्षण करने के लिए होता है। विडाल परीक्षण कब किया जाता है? मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए या फिर कैंसर के लिए? टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस या फिर फॉस्फेट, शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस या फॉस्फेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुगर और एक नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा। 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस हो जाएगा। अग्रपुंज पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? एक्रोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडीज में या फिर युग्मज में? तो शुक्राणु में पाया जाता है। आप शुक्राणु का जो टेलीस्कोप से जो माइक्रो देखिएगा तो उसमें इस तरह से पाया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से एक पूंछ और इस तरह से होता है। तो जो अग्रपुंज होता है वो शुक्राणु में ही पाया जाता है। जुकाम होता है किसके कारण होता है? रेट्रोवायरस के कारण, फेज वायरस के कारण, राइनो वायरस के कारण या फिर संदल वायरस के कारण? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राइनो वायरस के कारण जो होता है आपको जुकाम होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुर्रा, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है? गाय, भैंस, बकरी या फिर भेड़ की? तो ये सब के सब किसकी प्रजाति हो जाएगी? तो भैंस की हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रासेर, नेफ्थलीन, ए और बी दोनों और फिर हाइड्रिला। तो ये ड्रासेरा और नेफ्थलीन ये दोनों के दोनों कीटभक्षी पौधा हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में वाहक बल क्या होता है? उत्पादक, जीवभार, कार्बोहाइड्रेट या सूर्य की ऊर्जा? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो वाहक बल होता है वो सूर्य की ऊर्जा होती है। एब्सीनिया, राइजोफेरा और एंट्रीप्लेक्स क्या है? जेरोफाइटा, हेलोफाइटा, हाइड्रोफाइटा या फिर मीसोफाइटा? तो ये लवणीय पौधे होते हैं, ठीक है ना, 56 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या फिर विदेशी विनिमय बैंक? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये जो होगा आपको भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो IDBI इसको बोला जाता है, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना, और 2004 में इसका हस्तांतरण वाणिज्यिक बैंकिंग कंपनी के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो कर के दरों को बढ़ा देना चाहिए, कर के दरों को हटा देना चाहिए, कर नहीं लगाना चाहिए, ये कोई नहीं। जब मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या करना चाहिए कि कर के दरों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 58 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है? सारे ऑप्शन देख लीजिए आप। हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है? कृषि तथा जंगल जात की आय का हिस्सा, विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का हिस्सा, वह हिस्सा जिसमें काला धन नहीं हो और जिसमें पर्यावरण रक्षण का लेखा भी किया गया हो। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि शुद्ध गैर मौद्रिक देयता बढ़ जाएगी, रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार घट जाएगा, रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा, रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को उपलब्ध शुद्ध साख घट जाएगा। नहीं, रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार जब बढ़ जाएगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व बढ़ जाता है, ठीक है ना। 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप अक्सर सुनते होंगे कि इस महीना के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार इतना बढ़ गया है, तो वही बात है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सही अवधि क्या है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो था वो था ऑप्शन ए 1969 से लेकर के 74 तक, और ये जो है अशोक रुद्र तथा LNS मान्य द्वारा तैयार किया गया था। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित था। इस योजना का उद्देश्य था अस्थायित्व के साथ विकास, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अशोक रुद्र और LNM मान्य के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ब्लिजार्ड कनाडा, ब्रकफील्ड फ्रांस, हर्डमटन नाइजर या पेम्पोरे अर्जेंटीना? यहाँ पर हमको खोजना है कि कौन से सुमेलित नहीं है। इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिकफील्डर। ये ब्रिकफील्ड फ्रांस में नहीं होगा बल्कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, बाकी ये सब के सब सही है, ठीक है ना। हर्मटन आपको अफ्रीकी देश में का वायु है, स्थानीय पवन है, इसको डॉक्टरी हवा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, फिर लिटिल अंडमान में? पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैडल पीक है, सैडल पीक। और सैडल पीक कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में हो जाएगा, ठीक है ना। और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी इसी उत्तरी अंडमान द्वीप में अवस्थित है। चलिए, बाणसागर परियोजना स्थित है रिहंद पे, सोन पे, कन्नर पे या नर्मदा? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा सोन नदी पे। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलिडोनियन युग, मेसोजोइक युग, टर्सरी युग या फिर हार्सिनियरी युग? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कैलिडोनियम युग, ठीक है ना। 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल लघु हिमालय, पोटावर कुमाऊं हिमालय, केटू काराकोरम या फिर करेवा जम्मू कश्मीर?
तो पीर पंजाल लघु हिमालय को, जो पीर पंजाल है लघु हिमालय है जो कश्मीर में होता है, उसी को हम लोग पीर पंजाल कहते हैं। पोटावर जो है ये कुमाऊं हिमालय नहीं होगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 20 का गलत हो जाएगा। पोटावर पठार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी और झेलम के क्षेत्र में विस्तृत है। बाकी करेबा कश्मीर घाटी में, केटू काराकोरम और फिर पंजाब लघु हिमालय सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी? टैथम, हर्बसन, रिजॉल या फिर टेलर? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, टेलर के द्वारा ये किया गया था, ठीक है ना। टेलर ने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की है, और ये जो थे ग्रिफ्टर टेलर जो थे नवनिश्चयवाद की अवधारणा प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? त्रिचूर, ओखला, क्यूलोन या फिर नगर कोइल? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा ओखला। नोएडा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज 1976, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का एक शहर हो जाएगा, बाकी एक समुद्री बंदरगाह नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य एक मेदई, मंदोवी और महादाई नदियों से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं की बात बोल रहा है, ठीक है ना। गोवा, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल में जो है ये संबंधित नहीं है और मुख्य रूप से गोवा की तरफ से ये बहती है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 70 ने बोला है, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से किसमें आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं? सबसे ऊंचा कौन सा दिखाई पड़ता है? मध्य कपासी, पछाव कपासी, कपासी वर्षा या फिर अस्तरी कपासी? 70 का सही उत्तर हो जाएगा पछाव कपासी। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक बोल रहा है? चीन, भारत, थाईलैंड या फिर वियतनाम? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा थाईलैंड। उत्पादक की बात कीजिएगा तो चीन हो जाएगा, लेकिन निर्यातक थाईलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? रसायन उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग? देखिए इस प्रश्न का उत्तर इस बुक में थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। इस बुक में रासायन उद्योग बताया गया है निम्नलिखित उद्योग मतलब कि ऑप्शन के आधार पर, लेकिन आप लोग जो है मोटर गाड़ी उद्योग को विकास का उद्योग हम लोग मान के चलते थे, जो हम लोग पढ़ते थे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ए है, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट जो है मोटर गाड़ी उद्योग को मान के चलते हैं इसमें। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूहों को क्या कहते हैं? विद्या, किर्गिज, सेमोइड या फिर गुआचो? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेमोइड बोला जाता है एशियाई टुंड्रा के निवासी को, ठीक है। 73, ठीक है। विद्या श्रीलंका में रहता है, विद्या जो श्रीलंका में रहता है, और जो किर्गिज मध्य एशिया का निवासी है, ठीक है ना। किर्गिज जिसको किर्गिज बोलते हैं, और एशियाई टुंड्रा को बोलते हैं सेमोइड बोलते हैं, ठीक है ना। और गुआचो जनजाति जो है अर्जेंटीना पम्पास में रहता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नदियां जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में जाकर गिरती है? नर्मदा, माही, गोदावरी, माही, नर्मदा, ताप्ती और माही? तो नर्मदा ताप्ती आपको पता है कि अरब सागर में जाकर मिलती है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, और ये जो है विंध्याचल के दक्षिण से निकलती है। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य में स्थित है? 30 से 40, 25 से 60, 5 उत्तर से 5 दक्षिण या 5 से 30? तो 5 उत्तर से 5 दक्षिण को आपको डोलड्रम बोला जाता है, ठीक है ना। 75 का सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि दोनों गोलार्ध के 30 से 35 डिग्री वाले को बोला जाता है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है, दोनों गोलार्ध के अश्वक्षांश बोला जाता है। लेकिन डोलड्रम आपको 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 915 लाख मील, 945, 930 या फिर 901? क्षेत्र का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, और बदलते ट्रेंड के अनुसार इस बार इस सेट को जो है कुछ करंट के क्वेश्चंस को भी डाला गया है। जैसा कि आपको पता है कि ESI मेंस में बहुत सारे करंट पूछे गए थे, इसीलिए। तो पोचमपल्ली जो है ये आपको तेलंगाना में अवस्थित है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 78 भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन कौन सा है? समुद्रयान, सागरयान, जलयान या फिर इनमें से कोई नहीं? हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसको बोला जाता है समुद्रयान, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमृत पोर्टल संबंधित है ऑनलाइन तीर्थाटन बुकिंग से, ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी सुविधा से, या फिर वाहन जागरूकता से, या इनमें से कोई नहीं? वाहन जागरूकता से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कोप 26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? रोम, मैड्रिड, लंदन या फिर ग्लासगो में किया गया था। और जो 27वां हो जाएगा कोप 27वां, वो मिस्र में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2-4 करंट को आपको देखते जाना है, यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बनाने के लिए सक्षम होंगे, जैसे कि ESI मेंस में किया गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 2.5 दर्जन यानी कि 2 मतलब 24 और प्लस 6 यानी कि 30, ठीक है ना। 30 सेबों का मूल्य कितना है? 300 रुपया है। तो प्रत्येक सेब को 15 रुपया बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? तो 30 सेब है और इसका मूल्य कितना है? 300 है। तो आप इसको यदि कीजिएगा तो 3×10 यानी कि 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेचा गया, तो कितना लाभ होगा? सीधे उसको 50% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलता है कि ए का मान ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए प्रतिच्छेदक ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये सब 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 115 है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 115, यहाँ पर हो जाएगा चलिए हाँ,
यहाँ पे देख लीजिए ये जो हो जाएगा 40 और ये 75 जोड़िएगा, ये 40 हो जाएगा, ये भी 75 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 115 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 180 डिग्री सबको जोड़ने के बाद 180 डिग्री हमारा कोण आ जाता है, तो हमारा ये कोण का मान कितना हो जाएगा, 115 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर 225 रुपया, तो मूलधन क्या होगा। ऐसे आपको पता है कि डी बराबर क्या होता है, पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। 2 वर्ष का जहाँ तक डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि और मतलब कि आपको साधारण ब्याज में, तो इस फॉर्मूला पर आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 90,000 रुपया मूलधन निकल जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दी गई संख्याओं के निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है, मतलब आरोही और अवरोही होता है, तो यानी बढ़ते क्रम। तो हमको यहाँ पे सबको डिसिमल में देख कर लेना है, तो जो हम लोग करेंगे वो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। डिसिमल में करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.20, 0.33 और 0.40, तो 1.5, 1/5, 1/3 और 2/5 आ जाएगा। अगला देख लीजिए, एक बहुभुज में प्रत्येक का बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो उसकी कितनी भुजाएं हैं। देखिए पॉलीगन की बात जहाँ तक कीजिएगा तो उसमें भुजाओं की संख्या निकालना होगा, तो क्या होगा 360 डिग्री बट्टा बाह्य भुजा, ठीक है ना, बाह्य भुजा, बाह्य भुजा। तो हमको 360 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर बाह्य भुजा दिया गया है, तो सीधे हम लोग 360 में से 40 से भाग दे देंगे, 9 चौका 36, 9 निकल जाएगा, ठीक है ना। और यदि बाह्य भुजा हमको निकालना हो, यदि आंतरिक भुजा दिया गया तो 180 डिग्री माइनस आंतरिक भुजा यदि घटा देंगे तो हमारा बाह्य भुजा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखिएगा, कभी कभी बाह्य भुजा निकल दे करके आंतरिक भुजा दिया जाता है, तो उसमें से माइनस करके फिर बाह्य भुजा निकाल करके उसमें हम भाग दे देते हैं। 9 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। चलिए ये आयत हो गया, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको हमको विकर्ण निकालना है, ये निकालना है, तो ऑब्वियसली हम जो है सीधे √9 स्क्वायर और 6 स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो बाहर में हमारा निकल जाएगा 3√13 आ जाएगा। अब चूँकि विकर्ण निकालना है तो वो माइनस में तो कभी जाएगा नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली हम रूट से कोई चीज़ को निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि ये नहीं होगा कि आपको विकर्ण हमेशा नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, वो तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए का मतलब ये हो जाएगा 3√13 हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको इतना दिया गया है और 900 इतना दिया गया है, तो उनका जो है लॉस दिया गया है, तो 900 ज्ञात करिए। तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, लॉस गुणे 900, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ठीक है ना। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, 3192 में से 56 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 87 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रक्रिया कितनी है। एक सिक्का को उछालिएगा तो मतलब कि क्या हो जाएगा, चित कितना रहेगा, 1/2, 2 बार उछलेगा मतलब इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा चाहे उधर आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी से आपको SI मेंस में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी को भी अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। अब देख लीजिए, किसी संख्या का 32% 25.6 है, तो संख्या कहाँ से होगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसको हम लोग सेट करेंगे तो 256/10 गुने 100/32 कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 80, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक व्यक्ति के पास 385 रुपये के 5, 10 और 20 रुपये के नोटों की संख्या समान है, ठीक है ना। यानी कि 350 रुपया कुल है, लेकिन 10, 20 और जो है आपको 10, 20 और क्या है 5 रुपया का समान नोट का संख्या है। तो बताइए नोटों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप एक बात समझिए कि हमको देखना है कि सबके समान नोट हैं, तो ऑप्शंस के आधार पर आप चलिए, ठीक है ना। यदि 33 है तो 11 या 33, ठीक है ना। 11 तो नहीं बनेगा, 5 या 15 और 7 या, तो यहाँ पे हम लोग 33 से ही चलते, तब ना 33 मतलब कि तीनों हमारा समान संख्या में। तो आप 11 से 5 को गुना कर दीजिए, 20 को गुना कर दीजिए और 10 को गुना कर दीजिए, तो हमारा 385 रुपया पड़ जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ प्रश्नों को आपको ऑप्शन से भी निकालना पड़ेगा। मेनिका एक स्थान से पैदल जाने और वाहन से वापस आने पर जो 9 घंटा 15 मिनट का समय लेती है, उसे पैदल आने जाने में 11 घंटा और 12 मिनट का समय लगता है, तो वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि पैदल जो है वो जो जाने में उसका समय P लगता है, ठीक है ना, पैदल, और वाहन से जाने में उसका समय लगता है V लगता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से हम लोग सेट करेंगे तो P + V बराबर कितना हो जाएगा, 9 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना, 9 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन मान लेंगे, ठीक है ना। और फिर जो है आगे हमारा जो है P + V हो जाएगा, ठीक है ना। P + P निकालेंगे फिर,
p प्लस भी निकालेंगे, दो समीकरण आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा 7 घंटा 18 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी अपरिमेय नहीं, यहाँ पे परिमेय हो जाएगा। सभी परिमेय संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण होंगी, काल्पनिक होगी, पूर्णांक होगी या फिर वास्तविक होगी? तो सभी परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपको वास्तविक हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। अब देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न भी आपको पीटी में पूछे गए थे। क्या होगा? इसको आपको सही करना है तो 2 56/99, ठीक है ना। 2 पूर्णांक 56/99 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अर्थमेटिक का ये सवाल है, इस तरह के प्रश्न को भी आपको अच्छे से देख लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं, ठीक है ना। 6:30 बजे हैं, 6:30 बजे हैं, यहीं पे होगा ना, तो दोनों तो एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक 24 घंटे के बाद जो है मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो ठीक 24 घंटे के बाद तो फिर इसी दिशा में आ जाएगी ना, तो ये उत्तर ये दक्षिण हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग को। एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है ABH को लिखा जा रहा है BA, एच के बाद देखिए BA लिखा दिया और एच के बाद आपको एक एक अंक बढ़ाते जा रहा है, एच के बाद आए, ठीक है ना। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? ए के आ जाएगा, फिर आर के बाद एस, ठीक है ना। तो इस आधार पर हमारा चलता जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। राधा अभिनव के पुत्र के राधा जो है अभिनव के पुत्र, ठीक है ना। फिर है जो के पुत्र की बहन है, ठीक है ना, ये राधा है। तो राधा क्या होगी? इसकी पोती हो जाएगी। अभिनव की क्या हो जाएगी? पोती हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका परपोती है, तो परपोती नहीं लिखा है इसलिए पोती हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे, ठीक है ना। सॉरी, पोती ही होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखना है और उस संख्या को चूज करना है जो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए 7 3 10 और 10 दूना 20 और देख लीजिए 7 5 12 12 12 24, तो 6 4 20 20 दूना 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 97 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गार्लिक को 112 लिखा जाता है तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, गार्लिक को प्रत्येक लेटर है उसके उलट यानी कि अपोजिट लेटर को लिख करके उसको जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमको प्रत्येक लेटर के अपोजिट को लिख के जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 91 आ जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से श्रेणी में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 आता है किंतु ठीक बाद में 9 नहीं आता है, ठीक है ना। कितने 5 हैं जिसके ठीक पहले 6 आता है? तो देखिए यहाँ पे तो 9 आ गया तो ये होएगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए ठीक पहले जो है 6 आ रहा है लेकिन बाद में 9 नहीं आ रहा, तो एक यहाँ पे हो गया। और देखना है 5 कहाँ पर है। एक 5 यहाँ पे देख लीजिए ठीक पहले 6 आ रहा है लेकिन बाद में 9 नहीं आ रहा है, और एक 5 यहाँ पर भी देख लीजिए ठीक पहले 6 लेकिन बाद में 9 नहीं है। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यदि 31 दिसंबर 2015 को रविवार था तो 1 जुलाई 2020 को क्या होगा, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, ठीक है ना। तो आप या तो पूरे दिन को निकाल लें, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में पूरे दिन को निकाल लें, या फिर साल वाइज अलग अलग निकाल सकते हैं आप। तो इस आधार पे इसका जो हो जाएगा 6 दिन अवशेष आएगा, ठीक है ना। तो गुरुवार में 6 दिन जोड़ दीजिएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार आज आपने जो प्लेटफॉर्म का नया वॉल्यूम है उसके सेट 1 को देखा था, ठीक है ना। सेट का लेवल थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस थोड़े से आपको मॉडरेट टू हार्ड है और अच्छा है। आप यदि इस तरह के प्रश्नों का भी अभ्यास कर लेते हैं और थॉट्स वगैरह, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो है कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है ना। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और आपने कितना स्कोर किया है वो भी बतलाएं, तब आपको जो है मतलब तैयारी का पता चल पाएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।